So let's go on to the random dictation right now. The essay should be clear during the exam. So this is one of the techniques that I use, is like I just write the initial letters, right? The essay, he said the essay should be clear ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. अब इस टेक्निक को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा मेरे पास, कि एटलीस्ट मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे इनिशियल लेटर्स लिखने से फ़ायदा यही होता है कि मुझे याद आ जाएंगे वर्ड्स. अगर मेरी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है ऑब्वियसली, तो मुझे ये डायरेक्टली समझ आएगा. बट फिर भी इनिशियल लेटर टेक्निक का ये फ़ायदा होता है कि आप एक भी वर्ड मिस नहीं करेंगे उसमें, ना तो आर्टिकल ना एडजेक्टिव. अगर आपको उनकी सेंस है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही मिस नहीं होंगे. आपको जब पता होगा कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, दो प्रेपोजिशंस, आई मीन एक प्रेपोजिशन दो नाउन्स को जोड़ती हैं, तो उस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं. अब इसका मीनिंग क्या बना, दी एस से इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें वोवल की साउंड आ रही है. अगर ये द होता तो उसमें ऑब्वियसली कोई कॉन्सोनेंट की साउंड वाला नाउन आता. तो नाउन कौन कौन है यहाँ पे, एसे और एग्ज़ाम. मैंने आपको बताया था लाइक बेसिकली आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है. स्पोकन टेक्स्ट में आप ऐसे वर्ड्स उतार सकते हैं जैसे कि एसे और एग्ज़ाम. ठीक है, तो मतलब इसको कंबाइन भी कर सकते हैं आप, एसे ऑफ द एग्ज़ाम. ठीक है, इस तरह से कुछ करके यहाँ पे मीनिंग क्या बना कि एसे शुड बी क्लियर, बी के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म आती है. बट ओवर हेयर क्लियर इज़ एन एडजेक्टिव, एंड आई टोल्ड यू कि एडजेक्टिव को चेक करने के लिए वेरी लगाना होता है, वेरी क्लियर, कि एसे शुड बी क्लियर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. अब यहाँ पे एसे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब आ गई उसकी शुड बी, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, बी के बाद आपका एडजेक्टिव आ गया वेरी क्लियर. ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, आईएनजी लगा, इट डजंट मीन कि ये वर्ब है. आईएनजी निकाल के देखेंगे तो डी यू बन जाएगा, जिसका कोई सेंस ही नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो भी कैपिटल में होना चाहिए. तो द एग्ज़ाम, आई मीन दी एग्ज़ाम. ठीक है, दी आ रहा है तो नाउन लगा होगा कि ऐसे आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम के दौरान. लेट मी जस्ट सबमिट इट आउट. So it was correct. Let's go on to the next one. Listen carefully. The office opens on Monday and Thursday, directly following the freshman seminar. एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर आपका लेटर कैपिटल नहीं है, द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इट्स नॉट कैपिटल, तो आपको नंबर के चांसेस मिलने कम हो जाते हैं. और लास्ट में अगर फुल स्टॉप नहीं है तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा. जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट में है, वो उठाएगा ही नहीं उसको. पूरे के पूरे 10 नंबर आपके जा सकते हैं, या जितने भी वर्ड्स की ऑब्वियसली होगी, 12 वर्ड्स की थी, तो 1 मार्क इज़ गिवन फॉर ईच वर्ड. मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू पुट ईच एंड एवरी वर्ड ओवर देयर. सो व्हाट इट सेज इज द ऑफिस इज़ द सब्जेक्ट ओवर हेयर. ओपन्स इज़ इट्स वर्ब. ओपन्स फिफ्थ फॉर्म, एज आई टोल्ड यू 5 फॉर्म्स होती हैं. उसके बाद ऑन मंडे एंड थर्सडे, ऑफिस ओपन होता है मंडे को और थर्सडे को. अब आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके अगर वीक के नेम्स, आई मीन डेज नेम्स या मंथ नेम्स अगर कैपिटल में नहीं है फर्स्ट लेटर, तो आपका वो वर्ड भी नहीं उठाएगा. कि ऑफिस ओपन होता है मंडे को और थर्सडे को, डायरेक्टली फॉलोइंग एल वाई इज़ एन एडवर्ब, एज आई टोल्ड यू और अर्लियर, कि एल वाई जो होती है एड प्लस वर्ब, वो अपनी मदर को और अपने ब्रदर को फॉलो करती है, और मदर है उसकी वर्ब और ब्रदर है उसका एडजेक्टिव. मतलब कोई भी अगर उसको सिफारिश लगानी होती है, डिमांड करनी होती है, डायरेक्टली फॉलोइंग द फ्रेशमैन सेमिनार, मतलब ऑफिस ओपन होता है मंडे को और थर्सडे को, जो फॉलो करता है फ्रेशमैन सेमिनार को. अब नाउन्स कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, उसके आगे आर्टिकल लगाना ज़रूरी है. अगर आप कोई भी नाउन के आगे आर्टिकल लगा देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बट ऐसे ही कहीं पे भी लगा दिया वो ज़रूर गलत होगा डेफिनेटली. मतलब ऐसे ही आपने अगर लगा दिया, ऑफिस के आगे नहीं लगाया, ओपन्स के आगे लगा दिया, ऑफिस द ओपन्स ऑन, एंड के आगे द लगा दिया, फॉलोइंग के आगे द लगा दिया, ऐसे अनवांटेडली नहीं लगाने हैं. सो दिस इज़ द गुड टेक्निक दैट आई एम यूजिंग. सो वी हैव गुड 12 आउट ऑफ 12. बस सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप लोग कि एस वी ओ, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज ऑफिस, ओपन्स इज इट्स वर्ब, एंड द रिमेनिंग वन इज ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट मोस्टली 3 चीज़ों से कनेक्ट होता है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, पी पी सी, दैट इज प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन एंड कंजंक्शन. प्रेपोजिशन जैसे कि ओपन्स के बाद ऑन लगी हुई है, कंजंक्शन जैसे कि एंड लगा हुआ है. तो हर एक नाउन के बीच में मतलब ये तीनों में से कुछ आएगा. दो नाउन से एक साथ नहीं आ सकते. आप मंडे थर्सडे को इकट्ठा नहीं बोल सकते,
ये एक रूल ऐसा है जो आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, ये आपकी हर जगह पे लगेगा। आइदर इट्स योर रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस, डिक्टेशंस, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, लिसनिंग ब्लैंक्स और वट एवर। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करें कि ऑफिस ओपन होता है मंडे को और थर्सडे को, डायरेक्टली जो फॉलो कर रहा होता है फ्रेशमैन सेमिनार को। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। लिसन केयरफुली। Students live in the residence hall during the term time. अब मुझे ये नहीं पता लगे मान लो स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर के अंदर नाउन होगा तो आर्टिकल दिया होगा, और मुझे आर्टिकल नहीं सुना तो स्टूडेंट्स आएगा ऑब्वियसली। अगर आप स्टूडेंट या स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं तो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़ लाइक यू शुड पुट अ ब्लैंक, आई मीन स्पेस, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन अ स्पेस, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे भी करके, ये आपका आंसर ही नहीं देगा। अब मुझे ये भी सुनाई दिया था कि वहाँ पे लिव लिव बोला था उसने, अगर लिव में एस नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट में एस आएगा। मतलब अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में आएगा, अगर सब्जेक्ट में एस है तो वर्ब में नहीं आएगा, राइट, वाइस वर्सा। सो स्टूडेंट्स लिव इन द रेजिडेंस हॉल था या रेजिडेंस हॉल था, मुझे नहीं क्लियर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पेस डाल के फॉरवर्ड स्लैश रेजिडेंस हॉल। अब दोनों नाउन्स हैं, हॉल भी और टर्म टाइम भी। हॉल एक गुड हॉल बैड हॉल से कनेक्ट कर सकते हैं, और टर्म टाइम के आगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे नाउन आर्टिकल लगा ही हुआ है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए प्रेपोजिशन चाहिए। अगर आपको वो नहीं सुनाई दी तो कोई बात नहीं, आप उसको रिप्लेस कर दें, जैसे हमने समराइज स्पोकन टेक्स्ट की टेक्निक में किया था कि स्टूडेंट्स लिव इन द रेजिडेंट्स हॉल इन द टर्म टाइम। मतलब ऐसा कुछ कर देंगे तो शायद आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा और वो आपके ओवरऑल नंबर नहीं काटेगा। यहाँ तो नंबर मिल जाएंगे वर्ड्स के, हमें लगता है कि 10 नंबर का है तो हम 7 ले लें, 8 ले लें, इनफ है, नो डाउट आप ले सकते हो, बट आपका ओवरऑल ग्रामर भी चेक कर रहा है। एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो सेंटेंस को बना के आ रहा है, बेशक उसके वर्ड्स 8 आए हैं 7 आए हैं, बट एक स्टूडेंट ऐसा है जो 9 वर्ड्स लिख के आया बट उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग है, मतलब उसने कुछ भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया, टाइम्स भी लिख दिया, ना कोई फॉरवर्ड स्लैश दिया, रेजिडेंट्स भी लिख दिया, रेजिडेंट्स भी लिख दिया, उठा लेगा वर्ड्स वो, बट नंबर आपको ओवरऑल में से ज़रूर काटेगा और लाजमी काटेगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग। लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट। अभी हमारे 10 के 10 ठीक हो गए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता, आई मीन स्पेस ना देता, जैसे कि अब मैं इसमें करता हूँ, मैंने स्पेस नहीं दिया सपोज, तब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि क्या मेरा ये वर्ड उठा रहा है या नहीं। So this will be one of the last techniques that I'll be using right now. So residence Students live in the residence. okay, let me submit. अब देखिए इसने नहीं उठाया, उसमें से ना वो उठाया ना वो उठाया, तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर एक स्पेस दें, फॉरवर्ड स्लैश भी दें। आपके ट्रेनर्स आपको फॉरवर्ड स्लैश के बारे में फॉर श्योर नहीं बताएंगे, वो आपको ये कह देंगे कि स्पेस डाल दो ऐसे, नो डाउट ऐसे स्पेस डाल के वो उठा लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत होगा आपका, उसमें से एक वर्ड ज़रूर उठाएगा वो, बट मेन चीज़ क्या है कि आपकी ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए। अब ग्रामर के अकॉर्डिंग 2 वर्ड्स इकट्ठे आप नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे कि मान लो रेजिडेंट्स और रेजिडेंस, आंसर देगा इसका, वेट, आई थिंक इट्स गोन, सो लेट मी डू द नेक्स्ट वन, दैट्स ओके। Over the years, more and more students are young. ये तो इजी था, बाकी ये इजी इसी तरह से आएगी, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से तो समझना ही समझना है। अब द दिया है तो द का एक नंबर है। ओवर द ईयर्स मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, अब मोर एंड मोर लगा है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो गए, तो स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा। बट अगर आप उसको स्टूडेंट और स्टूडेंट्स लिखते हैं, उठा लेगा वर्ड को, देखना ध्यान से, उठा लिया हमारा 9, बट यहाँ पे कंप्यूटर को क्या लग रहा है कि बेसिकली इसने स्टूडेंट भी लिख दिया और स्टूडेंट्स भी लिख दिया। नो डाउट आपकी ठीक है ये, बट ओवरऑल ग्रामर में से आपका स्कोर कम हो जाएगा, वो आपकी राइटिंग के स्किल्स के नंबर नहीं देगा, क्योंकि इतना दिमाग एआई के पास है, उसको पता है कि 2 वर्ड्स के बीच में अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं भाई या तो ये या ये, तो फॉरवर्ड स्लैश आना ज़रूरी है। सो दिस इज़ सम ऑफ द टेक्निक्स दैट यू शुड बी यूजिंग फॉर योर स्पोकन टेक्स्ट, आई मीन राइट फ्रॉम डिक्टेशंस एंड स्पोकन टेक्स्ट एज वेल। वहाँ पे भी आप ऐसे सेपरेट करेंगे उसको, या कोई भी राइटिंग का टास्क है। So like if you really need any kind of assistance, then you can directly call me on that number. Thank you so much.